साथियों, आज से बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए एक फुल लेंथ मैराथन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साथियों टोटल 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। और साथियों ये बिल्कुल आपके एग्जाम के जैसा पेपर है। और साथियों इस तरह के हम आपको टोटल 15 सेट देने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में यहाँ से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए साथियों आप सभी एक भी मैराथन क्लास को मिस ना करें। और साथियों इस प्रैक्टिस सेट पीडीएफ में मैथ्स और इंग्लिश के सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है, जो कि एग्ज़ाम के समय में ही प्रकाशित किया जाता है। इसलिए ये मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो साथियों पहला प्रश्न है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। और साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो साथियों इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर है सफ़ेद लिली। याद रखिएगा, सफ़ेद लिली जो है ये इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। बिल्कुल साथियों आपको सोच समझकर आंसर करना है। और आज आपको टारगेट देते हैं 100 प्रश्न में से कम 60 से 65 प्रश्न सही करने का। तो देखिए साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट ने किस संगठन का गठन किया था? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर कीजिए। देखिए शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो हेनरी ड्यूनेंट, इसे भी ध्यान रखेंगे। और इन्होंने किस संगठन का गठन किया था? तो सही जवाब है इंटरनेशनल रेड क्रॉस का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना होती है कब? तो 1863 में, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में स्थित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो साथियों यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए संयुक्त राष्ट्र का गठन जो है मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए किया गया था। और यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा डैग हैमरस्कॉल्ड का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए धालो खालिस्तान का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो साथियों छठे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये गोवा का क्या है? लोक नृत्य है धालो, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी INSA इसकी स्थापना कब होती है? तो साथियों यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब है जनवरी 1935 में। याद रखिएगा देखिए भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना जो है जनवरी 1935 में भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने और मानवता और राष्ट्रीय कल्याण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के दोहन के उद्देश्य से किया गया था। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखें। 8 मई को मनाया जाता है। चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। साथियों आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में दिवस से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, 8 मई को मनाया जाता है
विश्व रेड क्रॉस दिवस? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे भी ध्यान रखें, 17 मई को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों इसका सही जवाब क्या है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की चर्चा की गई है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 79 में। और संघीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है यह स्वयं प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए साथियों, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी। कैसा चुना गया था? अस्थायी। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और संविधान सभा की तीसरी बैठक, तो इसे भी ध्यान रखें, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने पेश किया था। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर से, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो प्यारे साथियों, गोवा का जो क्षेत्राधिकार है बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, याद रखिएगा। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या है 19। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली जो है कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो याद रखिएगा 7। दिल्ली के पास 7 लोकसभा सीटें हैं। भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? चलिए, उच्च न्यायालय का पूछा गया है यानी कि हाई कोर्ट का बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लीला सेठ। याद रखिएगा, कहाँ की मुख्य न्यायाधीश थी? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। और एम फातिमा बीबी की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, आपको एक भी सेशन को मिस नहीं करना है और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और क्योंकि अब आपके पास एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए अभी जितना हो सके अधिक से अधिक प्रश्नों का प्रैक्टिस करें। तो साथियों, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो याद रखिएगा VS रमा देवी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पर 15वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए, आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। यहाँ पे पूछा गया है कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात करें, वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। और संविधान में इसे जोड़ा गया था 1976 में। किस समिति के सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था?
तो प्यारे साथियों यहाँ पर 16वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें टोटल पहले 216 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, याद रखिएगा। और शेष 204 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। तो याद रखिएगा 3 अप्रैल 1952। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाग और अनुच्छेद दोनों आपको याद रखना है, सॉरी भाग और अनुसूची। तो पंचायती राज से संबंधित अनुसूची पूछे तो 11वीं अनुसूची है, और भाग पूछे तो भाग 9 है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 73वां संशोधन से। और पंचायती राज का शुभारंभ किस राज्य से हुआ था पहली बार? तो राजस्थान के नागौर से। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 से। पंचायती राज को लागू करने वाला पूछे कि दूसरा राज्य कौन था? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राजभाषा का सदस्य था? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। 1952 में रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर बिहार से संबंधित है, तो ध्यान रखें। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो वर्धमान ट्रॉफी जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित है। इंटरनेशनल डॉग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों इंटरनेशनल डॉग डे जो है ये प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर से। यूरोपीय संघ EU की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? चलिए 21 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए साथियों यूरोपीय संघ जो है 27 देशों का एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक मंच है। और यहाँ पे पूछा गया है कि यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तो याद रखिएगा यूरोपीय आयोग। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनमें से कौन सा तत्काल PPF खाते की सुविधा प्रदान के लिए भारत का पहला बैंक बन गया? तो साथियों इसका सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन। कौन सा बैंक है? तो ICICI बैंक तत्काल PPF सार्वजनिक भविष्य निधि, जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है, इस खाते की सुविधा प्रदान करने वाला ये पहला बैंक बना है, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस प्रकार बाजार कीमतों को एक फर्म नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? ये सभी इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा पूर्ण स्पर्धा, ध्यान रखें। MRTF अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है? तो देखिए MRTP जो अधिनियम है 1969 में पूछा गया है कि MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। तो साथियों इसका सही जवाब है मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिस एक्ट, याद रखिएगा प्रैक्टिसेज एक्ट, ये आपका MRTP का क्या है? फुल फॉर्म है। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? ये सिंपल प्रश्न है और उसको याद कर लीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे कहा जाता है, याद रखिएगा मोनोपोली। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा मोनोपोली। देखिए अर्थशास्त्र में जब किसी एक व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या फिर सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह उसके विक्रय से संबंधित प्राप्त एवं मूल्य को अपनी इच्छानुसार लागू कर सके, तो इसी स्थिति को कहा जाता है एकाधिकार, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोनोपोली। तो याद रखें एग्जाम में आपको हिंदी में भी दे सकता है
कि जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा एकाधिकार, और इंग्लिश में मोनोपोली। यदि माल ए और जेड पूरक है तो माल जेड की कीमत में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप किसमें वृद्धि होगी, तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। वस्तु ए के लिए मांग में कमी होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया था, जेड की कीमत में वृद्धि होने के लिए परिणाम स्वरूप क्या होगा, वस्तु ए के लिए मांग में कमी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, सही जवाब है 1951। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पुलिन चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो साथियों 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी पर बनाई गई है। और साथियों जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय अभयारण्य हैं इसे आप लोग पढ़कर जाएं, क्योंकि राष्ट्रीय अभयारण्य से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? चलिए आंसर कीजिए, कौन सी मिट्टी न्यूनतम छिद्र युक्त है? तो याद रखिएगा सही जवाब है चिकनी मिट्टी। यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है चिकनी मिट्टी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और साथियों यह रेखा 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर, ध्यान रखेंगे। बाकी मैकमोहन रेखा की बात करें तो आप सभी जानते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में भारत और चाइना के बीच में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो मैगिनोट रेखा इसे भी ध्यान रखें, मैगिनोट रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रांस द्वारा जमती सीमा पर कंक्रीट किलेबंदी का ये नाम है मैगिनोट रेखा, इसे भी ध्यान रखें। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो देखिए हमने आपको बताया था वायुमंडल में टोटल कितने परतें हैं, 5 परतें हैं। और पांचों परत का नाम क्या है? तो हमने आपको बताया था पहली परत का नाम क्या है, तो पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, और समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में जितने भी हवाई जहाज होते हैं इसी में उड़ान भरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो ओजोन परत है, पूछा जाता है कि ओजोन परत जो क्षय हो रहा है ये किसके हो रहा है, किससे? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत क्षय हो रहा है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो बहुत ही सिंपल है, इंदिरा गांधी नहर। ये राजस्थान की प्रमुख नहर है और इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था, इसे बाद में किया गया है इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, इसे भी ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए हिमालयी नदियाँ सदाबहार है, ये तो सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, ये भी सही है। हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, ये गलत है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये क्या है, तो ये गलत है, क्योंकि आपने सुना होगा गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, ये क्या है, हिमालयी नदियाँ हैं जो कि बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस फसल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? चलिए बहुत ही सिंपल है, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो ये प्रश्न बहुत ही हम लोगों के लिए सिंपल है। धान, आप सभी जानते हैं धान की फसल में जल भराव करके खेती की जाती है, और धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती में पानी की अत्यधिक ज़रूरत पड़ती है। आर्द्रता का मापन सामान्यतः खाली स्थान से किया जाता है।
तो इसका सही जवाब है शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है आर्द्रता का मापन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? तो यहाँ पर 37 का आंसर बहुत ही सिंपल है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का आखिरी शासक था और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। तो सही जवाब है यहाँ पर बाबर। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था कब? तो 1556 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और तीसरा हुआ था 1761 में। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो साथियों दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार जो है ये देखा गया, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इतिहासकारों का मत है 1206 से लेकर 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। और यहाँ पे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश आता है गुलाम वंश और आखिरी आता है लोधी वंश, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, जिन्हें कहा जाता है प्रेसिडेंसी, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। रज्मनामा खाली स्थान एक फारसी अनुवाद है। किस ग्रंथ का ये एक फारसी अनुवाद है? तो याद रखिएगा महाभारत का। महाभारत का ये एक फारसी अनुवाद है। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? तो बहुत ही सिंपल है, ये है इंडिया गेट। इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ था। शुरुआत में इंडिया गेट का नाम था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ पर स्थित गोमतेश्वर मूर्ति जो है ये ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। ये प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखें। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10, याद रखिएगा, 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव जैसे युवाओं के नेतृत्व में किया गया था। और ऐसे में नाम रखा जाता है सिर्फ भगत सिंह का ही लिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना के लिए। तो सदस्य कौन नहीं था? तो याद रखिएगा नाना साहब सदस्य नहीं था। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 शाखाओं में बटा था, हीनयान और महायान। तो सही जवाब क्या होगा? बौद्ध धर्म। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा था? तो साथियों इसका सही जवाब है मुबारिज खां। याद रखिएगा, मुबारिज खां सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा था। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र को लाभ मिलता है, लेकिन सर्वाधिक लाभ पूछे तो गुजरात को मिलता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा गुजरात। अगर गुजरात ऑप्शन में ना रहे तो आप मध्य प्रदेश को भी आंसर लगा सकते हैं। नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे?
तो प्यारे साथियों, नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? तो प्यारे लाल, याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इन्हीं की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इन्होंने ही 1928 में की सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो बारदोली सत्याग्रह, और वहाँ की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की अवस्था में गिरावट के क्या कारण थे? तो साथियों, पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की अवस्था में गिरावट के कारणों में मुख्य कारण था उनका पारस्परिक युद्ध, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? चलिए, बहुत टॉप लेवल का प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, आंसर कीजिए 49 के लिए। तो याद कर लीजिए, सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है। किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना दिया है? करंट अफेयर्स का भी बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न दिया गया है। तो साथियों, इसका सही जवाब है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रशीद खान। देखिए, गुजरात टाइटंस के रशीद खान ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना दिया है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन में है। IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, और इन्होंने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कर दिया है 6.30%। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो याद रखिएगा, डोमिनिक राब थे। केकड़े खाली स्थान किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों, केकड़े जो है ऑर्थोपोडा संघ का एक जीव है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा। ये किस संघ का जीव है? तो ऑर्थोपोडा। इसमें श्वसन जो होता है केकड़े में किसके द्वारा होता है? तो गिल्स के द्वारा होता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 44 गुणसूत्र X और X। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिए। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 46, जोड़ा में पूछे तो 23। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हमने आपको बताया था क्वाशियोरकर। और सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो प्रोटीनों का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही जवाब है एमिनो अम्ल से, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और घनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, ये कहा जाता है एथोलॉजी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। एंटोमोलॉजी को ध्यान रखना है, ये मद्य निषेध सिपाही में पूछा गया था। इसे कीट विज्ञान भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन होता है। इकोलॉजी की बात करें तो पूछा जाता है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो टॉन्सले ने। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सूत्रीय विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो सही जवाब है मेटाफेज, सी ऑप्शन दिया गया है। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्णहरित अणु यानी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम धातु। एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD किस प्रकार की डेटा संग्रह प्रणाली है?
तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है किस प्रकार की डेटा संग्रह प्रणाली है? तो याद रखिएगा ऑप्टिकल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये क्या है? ऑप्टिकल डेटा सिस्टम है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो सही जवाब है टैकोमीटर का। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है, टैकोमीटर। स्पीडोमीटर पूछा जाता है जो कि मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। और एक पूछा जाता है एनीमोमीटर, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। एनीमोमीटर पवन के वेग का माप करता है। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में ऊर्जा होती है। तो साथियों किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है सूक्ष्म तरंगों का। याद रखिएगा। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखते हैं। इसके भार में परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही है। इसके द्रव्यमान में परिवर्तन, ये गलत है। इसके द्रव्यमान और भार दोनों में, इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे, ये गलत है। क्योंकि आप सभी जानते हैं चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 है। तो इसके भार में परिवर्तन होगा। निर्वात को माना जाता है। तो साथियों निर्वात एक ऐसी स्थिति है जब गैसीय दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत कम हो जाती है। तो निर्वात को माना जाता है। और चुंबकीय सामग्री नॉन मैग्नेटिक, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी किसका मिश्रण है? तो साथियों एलपीजी जो है मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन में दिया गया है। और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसमें गंध के लिए मिलाया जाता है मरकेप्टन नामक पदार्थ को। किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो इसका सही जवाब है प्रोटॉन। देखिए किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से प्रोटॉन संख्या का पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चांदी। याद रखिएगा। निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो इसका सही जवाब है सेलुलोज। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है क्या कहलाते हैं? तो देखिए साथियों वह तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या अगर समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो तो आइसोबार कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा संज्ञा में एक प्रकार भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, लड़कपन, ये सभी क्या है? बचपन, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उसने कुत्ते को लाठी से मारा। इस लाठी किस कारक में है? तो लाठी से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? तो क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? तो ना जोड़ा जाता है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिया पढ़, अगर इसमें जोड़ दें ना तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। एक क्रिया लिखते हैं खेल, खेल में अगर ना जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? खेलना। ये धातु बन गया। तो पढ़ना, खेलना, लिखना,
बैठना सभी में ना आ रहा है तो ना आपका आंसर है। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा। तो साथियों अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृष्ण पक्ष। इसको क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। पहाड़ का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? तो पहाड़ का पर्यायवाची होता है पर्वत, नग, भूदर, लेकिन शैवाल नहीं होता है। गोबर गणेश मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, ये है निरामूर्ख। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। खाली स्थान तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। तो बहुत ही सिंपल है, जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। तो डी ऑप्शन आपका सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे 78 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये जो अभ्यस्त है इस तरह से लिखा जाता है। देखिए ए ऑप्शन में अभ्यस्त, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो देखिए वाक्य दिया गया है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए इसमें त्रुटि है दूसरा ऑप्शन में। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे होना चाहिए था पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, यानी कि यहाँ पे हेतु के पहले क्या आना चाहिए, फिर होना चाहिए हो सकता है। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा दूसरा ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, यहाँ पे क्या जो है इसमें आना चाहिए था। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो साथियों नूरजहां जो है ये प्रेमचंद्र का नहीं है। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न है और नीचे मैथ्स के प्रश्न है, और इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, देख सकते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं सॉल्यूशन। यहाँ सबसे पहले उत्तर है और इसके बाद ये नीचे देखिए 81, 82, 83 सभी का डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन भी किया गया है, और मैथ्स के आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम पर जाइए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ्स को भी यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है, देख सकते हैं। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को जाते जाते ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।